भारतेंदु नाट्य अकादमी प्रस्तुत करते हैं रंग समागम। मिलिए कला जगत की प्रख्यात विभूतियों से और जानिए उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार। भारतेंदु नाट्य अकादमी द्वारा आयोजित रंग समागम 2020 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कोरोना काल में जब जीवन पूरी तरह स्थिर बना हुआ है, भारतेंदु नाट्य अकादमी अपनी एक नवीन पहल के साथ आपके बीच में हाजिर है। इस पहल का नाम है रंग समागम 2020। माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासन श्री नीलकंठ तिवारी जी एवं संस्कृति विभाग के समस्त उच्चाधिकारियों के मार्गदर्शन में रंग समागम 2020 का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में हम वेबिनार के जरिए जुड़ रहे हैं कला जगत की उन विभूतियों से जिन्होंने अपनी कला और साहित्य साधना से एक विशेष मुकाम हासिल किया है, एक मानक निर्धारित किया है। आज हमारे बीच में जो मेहमान हैं वो बहुत विशेष हैं। भारत के मशहूर कथाकार, नाटककार और कवि श्री अजीत पुष्कल जी। अजीत जी आज हमारे बीच में हैं। एक बहुत खूबसूरत लेखन यात्रा इनकी रही है। उनकी लेखन यात्रा के बारे में विस्तार से जानेंगे हम रंग समागम 2020। स्वागत है सर आपका भारतेंदु नाट्य अकादमी। उम्मीद करते हैं सर पूरी तरह स्वस्थ होंगे आप इस कोरोना काल में सपरिवार। हाँ ठीक है जी जी, स्वास्थ्य चल रहा है। जी जी सर। तो एक बहुत उम्दा लेखन यात्रा रही है सर आपकी, और हम सभी विस्तार से जानना चाहेंगे प्रारंभ कैसे हुआ और कैसे इस इतना उम्दा आपने, चाहे कहानी लेखन हो, नाट्य लेखन हो या कविता लिखी आपने, काव्य संग्रह भी प्रकाशित हुआ, विस्तार से जानना चाहेंगे। तो सर 1935 बांदा जनपद में जन्म हुआ आपका। थोड़ा सा हमें बताइए सर, परिवार में साहित्यिक माहौल था या कैसा माहौल था? अचानक से कैसे ये एक अभिरुचि पैदा हुई साहित्य के प्रति? भैया हम तो ऐसे गांव में पैदा हुए जी जहाँ प्राइमरी स्कूल भी नहीं था जी और हम लोग दूसरे स्कूल पढ़ने जाते थे। जी जी अब आप सोच सकते हैं कि गांव में साहित्यिक माहौल कहाँ होगा जहाँ शिक्षा ही नहीं थी। जी जी शिक्षा तो ये थी बांदा का वो जिला जी और वो छोटा सा गांव, वहाँ प्राइमरी स्कूल भी नहीं है तो शिक्षा भी नहीं थी जी कि बहुत शिक्षित लोगों के बीच रहना पड़ा था, ऐसा नहीं था। जी जी मगर मैंने ये अनुभव किया कि साहित्य और ये कलाएं जिनकी आज हम मंच पर चर्चा करते हैं, जीवन में अजीब ढंग से घुली रहती हैं। बिल्कुल। ग्रामीण संदर्भों में जी भी ये बात देखने को मिलती है कि साहित्य बगैर कोई सांस नहीं ले रहा। जी जी गांव के लोग रामचरितमानस का कितनी तरह से अध्ययन करते हैं जी जी और जीवन की समस्याएं अगर सामने आ जाती हैं, टकरा जाते हैं, तो उस पर ऐसे ही अपने अपने ढंग से बातें करते हैं, जी समाधान निकाल लेते हैं। जी जी वही उनका विवेचन है, वही उनकी आलोचना है, या ये कहिए कि जीवन के जीने के लिए साहित्य एक माध्यम। निश्चित तौर पर। तो आप जानते हैं कि गांव में कम से कम इन संत कवियों ने, चाहे कबीर हो, तुलसी हो, खास तौर से उत्तर प्रदेश क्षेत्र में तुलसी और कबीर जी जी का बहुत बड़ा प्रभाव है। जी जी और मैंने ये देखा कि कबीर के गाने वाले अलग अपनी मंडली बना के शाम को गाते हैं, जी जी जैसे कीर्तन करते हैं वैसे वो कबीर ही गाते हैं। जी जी इसी तरह रामचरितमानस का पाठ किया जाता है, चौपालों में बैठ के लोग सुनते हैं, दूसरा कोई सुनाता है। ये बचपन में मैंने देखा और मेरे घर में मेरे चाचा जी थे, अद्भुत गला था उनका। और जब वो गाते थे तो न जाने कितने बाहर के लोग आके बैठ के सुनने लगते थे और रामचरितमानस गाते थे। जी ये बचपन से, छोटे से, ये आप कह सकते हैं कि कविता को समझने और सुनने की अपनी एक प्रवृत्ति जो मुझे गांव से मिली, जी जी वो अपने ढंग की थी। जी किंतु जैसे जैसे शिक्षा बढ़ी, अध्ययन किया,
साहित्य पढ़ा तो फिर सूर तुलसी छूट गए और कवि और निराला, पंत प्रसाद और ना जाने कहाँ तक कितने वाद, सारा जी कुछ पढ़ना पड़ा और वो ज्ञान वर्धन उसका हो गया। जी मगर वो जो संस्कार है कविता का, जिसका सवाल आपने किया, जी वो जी हमारा एक वास्तविक संस्कार है और वही संस्कार शायद हर लेखक का होता है जो गांव से आता है। जी 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 तो इस तरह से कविता से संबंध जी और नाटक का भी संबंध भी मैं बता दूं गांव से ही है, इसलिए आगे की बात तो आगे करूंगा। जी जी। तो गांव में नाटक भी लोग करते हैं हम्म, और मुझे लगा कि कविता जिस तरह जीवित रखती है मनुष्य को, जी जी समाज समाज में उसको जो एक स्थान देती है, नाटक भी वही देता है। जी जी वहाँ वर्गीय नाटक है। हम्म, वर्गीय से मतलब कुछ लोग हैं, उनकी अपनी टीम है, वो नाटक करेंगे, हम्म, हैं, कुछ लोग देखेंगे, कुछ उसे नहीं पसंद करे, ये सब चलता है। जी जी मगर जी नाटक होते हैं और कोई भी नाटक करे देखते सब हैं। जो नहीं कर रहे वो दर्शक के रूप में देखते हैं, जी जी जो कर रहे हैं वो करते ही हैं। जी जी तो मैंने देखा कि गांव में वैसे तो हमारे यहाँ नौटंकी बड़ा नाटक माना जाता है, और जी एक जी छोटे तबके का नाटक जिसे आप अंग्रेजी में स्किट कह सकते हैं, जी जी 10-15 मिनट का, और वो हास्य हम्म, टांकी कह सकते हैं। जी जी तो मैंने देखा कि वो होता क्या है कि वो 4-5 लोग अपना बन के आए, रूप धर के आ गए। वो कहते थे हम रूप धर के आ गए। जी कोई कुछ बन गया, कोई पुरोहित बन गया, या तो कोई डंडा लेके, और कोई बकरी बन गया, तो कोई भेड़ बन गया, वो सब बन जाते थे। जी जी और तारीफ की बात ये होती थी कि गांव की जितनी समस्याएं होती थी, जी जी उन समस्याओं पर वो उस नाटक करते थे, और ऐसा करते थे कि कभी कभी जिस पर नाटक किया जाता था वो मारे शर्म के कहता था भैया बस बहुत हो गया, मैं ठीक करा दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा। ये प्रभाव भी था। अव्यवस्थाओं पे प्रहार कर। प्रहार करते थे और ऐसा व्यंग्यात्मक प्रहार होता था कि जी जिस पर प्रहार होता था वो मारपीट नहीं करता था, वो जी हाथ जी जोड़ता था कि भैया बहुत मजाक हो गया, मैं तुम्हारा फलाना काम कर दूंगा, ये स्कूल का ये काम नहीं करा सका तो मैं ये कर दूंगा। ये मैंने अपनी आंख से देखा। जी 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 तब से मुझे लगा कि हम बहुत हल्के लेते हैं नाटक और कविता को। जी इसके बगैर हमारा कोई जीवन ही नहीं है, किसी का कोई जीवन नहीं। जी आप पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे, शहर में है या गांव में है, जी गांव में भी है तो उनकी अपनी एक वो है, मगर कविता और नाटक वहाँ मौजूद है। जी अब अध्ययन करते करते जब हम आगे बढ़े और अध्ययन किया तो बहुत सारी चीजें पढ़ी जो गांव में नहीं मिली। तो उसका एक प्रभाव आया कि हम क्या करें। हम तो गांव से आए हैं, हमारे संस्कार में तो ये भरा हुआ है, जी और आप हमको absurd नाटक दिखा रहे हैं, वो भी देख लेते हैं हम। मगर मैं शहर में जब आ गया, पढ़ लिख करके एमए करने के बाद इलाहाबाद में नौकरी मिल गई, बड़े लेखकों का सत्संग हो गया, कमलेश, दुष्यंत वगैरह तब उसी समय थे, मार्कंडे जी थे, अमृत राय जी थे, सबसे संबंध हो गया। यहाँ गोष्ठियां थी, वहाँ कहानियां पढ़ना और ये सब चलता रहा, विकास होता रहा। जी जी तो इलाहाबाद एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ बाहर से आके लोग ट्रेंड होते हैं। जी जी वहाँ का कोई हो ऐसा मुझे नहीं, जैसे निराला बाहर के, महादेवी जी बाहर से, पंत जी बाहर से। इलाहाबाद एक क्षेत्र ऐसा है कि बाहर का आदमी जो जब पहुंचता है कलाकार, तो वो इलाहाबाद की गरिमा बढ़ाता है और इलाहाबाद का हो जाता है। वो अजीब क्षेत्र है। इसके विपरीत बनारस में देखिए कि वहीं का पैदा कलाकार प्रमुख होता है, चाहे वो शहनाई वादक हो वहीं के हैं, प्रसाद जी वहीं के हैं, पंत जी भी बनारस के ही हैं। अरे वो
प्रेमचंद जी भी बनारस के ही हैं। तो जी देखा जी। ना, ये क्षेत्रीय एक प्रभाव भी बहुत बारीकी से देखे तो ये होता है, पड़ता है। आप जी कहाँ से आ रहे हैं, जी कौन बोली बोल के आ रहे हैं, जी जी आप जी। भले लखनऊ में रह रहे हो मगर उसका भी आपके जीवन में प्रभाव होता है और उसको महसूस करना चाहिए। बिल्कुल। तो ये एक बारीक बात मैं आपसे कह रहा था। जी जी इस तरह से कविता और नाटक ये दो ऐसी चीजें हैं जिनको हम हटा नहीं सकते। बिल्कुल। ये हमारे जीवन का अंग आज से नहीं, आदिकाल से चला आ रहा है जी 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 और वो चलता रहेगा। ठीक है, आज नहीं कर पा रहे मगर वो खत्म नहीं हो जाएगा, समाप्त तो नहीं हो जाएगा। जी जी जी। गांव की बहुत सी विधाएं नाटक की, हम्म जो क्षेत्रीय विधाएं हैं, समाप्त होती जा रही हैं, हम्म, ऐसा लोग कहते हैं। मगर नहीं, आप चले जाइए, कोई ना कोई संभाले बैठा हुआ है, जी जी इसे जी। कोई मदद नहीं है, वो अकेले बैठा हुआ है हम्म। और उस विधा को पाल पोस रहा है। बिल्कुल। हम आप जा करके उसको उठाएं, ये हम्म भले हम ना करें, मगर वो एक आदमी उस निष्ठा से हम्म या दो आदमी उस निष्ठा से हम्म, उस नाटक को कर रहे हैं। जी जी छत्तीसगढ़ में नाचा 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 को देखिए कैसा प्रयोग किया जी जी हबीब साहब ने। जी जी। मगर भतरा भी है वहाँ एक नाटक। हम्म तो जो बहुत बड़ी पांडवानी की जो है, क्या नाम है उनका, उनका इंटरव्यू हमसे कहा टीवी वालों ने, रेडियो वालों ने कि ले लीजिए। जी। तो मैंने पूछा कि आप पांडवानी तो गाती हैं, हम्म विदेश भी हो आई हैं, जरा मुझे भतरा के बारे में बताइए। चुप जी हो गई, जी कहने लगी भतरा। मैंने कहा हाँ हाँ, जहाँ से नाचा आता है जी वहां से एक छोटा लोक नाट्य भतरा भी है। जी। बोली सर हम नहीं जानते। जी ये स्थिति है कि कितनी छोटी छोटी चीजें जो है वो लोक में भी बिखरी हुई है, पड़ी हैं या विलुप्त हो रही हैं या विलुप्त नहीं है अगर, तो हम जान नहीं रहे कि इसको कौन पाल रहा या जी बचा रहा है। तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। जी 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 क्योंकि आप नाट्य संस्था से जुड़े हैं, इसलिए नाटक की दिशा को भी केवल जी बुकिश ढंग से न जान के उसको अपने देश के परिप्रेक्ष्य में जानने का भी दायित्व होता है कि जी हम जी जाने। जी तो इसलिए मैंने ये कहा कि अब अपनी बात पर आता हूँ जी कि जब मैं गांव से आया तो मेरे लेखन में, पढ़ने लिखने से तो मैंने जो भाषा चल रही थी उस पर लिखा, कहानियां लिखी। भीष्म जी थे, कमलेश्वर जी थे, उन्होंने कहा हमारे लिए लिखो, हमने कहा लिखेंगे। हम्म, कमलेश्वर जी ने हमें अपने में शामिल कर लिया, सारिका में लिखा। जी जी नई कहानियों में भीष्म साहिनी ने कितनी कहानियां मेरी छापी। जी जी और अचानक एकदम कहानी लिखना बंद कर दिया, नाटक का भूत सवार हो गया। जी जी एकदम लोगों ने कहा अरे ये क्या कर रहे हैं, इतनी अच्छी कहानियां लिखते थे और छपती थी, जी ये क्या किया आपने। मैंने जी कहा जो मेरा मन कहता है वही मैंने वही किया, बस। मेरा मन होता है कि मैं नाटक लिखूं। जी जी तो भैया ऐसा है कि एक तरह से बांदा छोटी सी जगह थी, मगर जी एक बहुत बड़े साहित्यकार, आपने नाम सुना होगा केदारनाथ अग्रवाल जी जी और नागार्जुन, इन दोनों का जी नाम आता है। जी जी और बहुत बड़े कवि और वकालत करते थे। तो मैं हाई स्कूल में था, एक मैगजीन पढ़ रहा था, उसमें फोटो छपी थी उनकी, नीचे छपा था बांदा। मैंने कहा बांदा में भी कोई ऐसा है क्या। जी तो जो लाइब्रेरियन थे, मैंने कहा मुझे उनका घर बताएंगे। जी अरे खैर ये रेलवे पे ऐसे जाओ, वहाँ उनका घर है, वकालत करते हैं, शाम को आते हैं। हम्म उम्र में बड़ा अंतर। मैंने कहा बात करेंगे कि नहीं करेंगे, हम्म, भाई प्रोफेसर भी नहीं, वकील है वो। जी जी मैं गया जी और जैसे उन्होंने मुझे देखा, अरे कैसे आए हो। तो मैंने कहा बाबूजी आपकी तस्वीर और आपकी कविता कहाँ से, क्या। हाँ हाँ मेरी ही है, हम्म बैठो। हम्म फिर अपने रूम में लगे, वहां देखा मैगजीन्स रखती हैं, लेटेस्ट मैगजीन्स। हम्म कहने देखो जब तक पलटो। हम्म मैंने कहा बाबूजी एक दिन में नहीं पेट भरेगा। तो कहीं ठीक है, जब मन आए आ जाया करो, ये तुम्हारे लिए है।
फिर हमारे एक मित्र बन गए, हम दोनों जने पहुंचने लगे विद्यार्थी जीवन से। जी जी और वो पत्रिकाएं पढ़ पढ़ के, उनसे बात कर करके साहित्य की वो तमाम चीजें हम समझ गए कि साहित्य की धारा क्या है, साहित्य में क्या लिखा जा रहा है, जी जी साहित्य लिखने में हमें क्या करना चाहिए, तमाम मुद्दे होते हैं, जी जी ये जानना जरूरी होता है। तो आपके लिखने का एक आधार बनता है, जी वरना आपके मन में जो आए लिखिए, ऐसा नहीं होता है। तो उनके सत्संग से बहुत कम उम्र में, यानी बीए तक पहुंचते पहुंचते इतना हमको ज्ञान हो गया कि साहित्य के लेखन की क्या स्थिति होती है और क्या सोच कर लिखना चाहिए। ये नहीं है कि खाली जो मन में आए लिख दीजिए, वो लेखक बन गया या कवि बन गया, वो नहीं, उसके लिए सोचना पड़ता है। तो ये जो बोध है वो मुझको बांदा में विद्यार्थी जीवन में उनकी कृपा से या उनके सत्संग से कहिए मिल गया। और फिर आगे इलाहाबाद में और लोगों का, अश्व जी थे बताया ना, और लोग थे, अमृत राय थे, कमलेश्वर थे, दुष्यंत थे। दुष्यंत हमारे सामने चले गए, फिर सब आता जाता रहे, मगर हम वहाँ स्थायी नौकरी में रह गए। तो फिर हम इलाहाबाद की संगत में हमको हमारा विस्तार हुआ। हमारे पास आधार तो था, मगर उसका विस्तार हमको इलाहाबाद की जगह मिला। ये उसकी कहानी है। कहानियां लिखी तो इलाहाबाद में लिखी, छोटे छोटे उपन्यास लिखे तो नागार्जुन जी ने डांटा, कैसे लिखा उसकी एक कहानी। तो बहुत अच्छी कविताएं लिखते थे, हम छप गए थे। और कहीं मैगजीन में तो छपे हैं, और पत्रिका में छपने के बाद किताब न छप पाए। ये दिक्कत थी कि नागार्जुन अपनी किताब छाप के ट्रेन में बेचते थे। ये हालत। अच्छा। हाँ, प्रकाशक नहीं थी। तो बोले देखो मेरी हालत जानते हो। हमने कहा बाबा अब आप जैसा तो मैं त्यागी नहीं हो सकता, और न फक्कड़ हो सकता। बाबा कहते थे हम लोग, क्योंकि वो बौद्ध भिक्षु थे, तो सारा साहित्य ने बाबा कहता था, नागार्जुन जी। हाँ, उनका एक नाम बाबा भी था, मगर वो नागार्जुन उनका नाम था। तो उन्होंने एक वाक्य कहा कि माना कि तुम कविता में रेशम बुनते हो, भाषा उनकी बहुत बढ़िया होती, रेशम बुनते हो, मगर युग को समझो, यह युग गद्य का है और तुम्हें गद्य लिखना चाहिए। ये उनकी सीख थी। इलाहाबाद में वो आते तो हमारे अच्छे संबंध हो गए थे। केदार जी के दोस्त थे, तो उस नाते घर में भी रुक जाते थे, और सब पारिवारिक हो गया। तो गद्य की और लिखने की जो हुई, वो नागार्जुन के एक वाक्य ने, ये तुम ये रेशम बुनते हो कविता में, तो बुनते रह जाओगे, युग को देखो, युग गद्य का है, गद्य लिखना चाहिए। और अच्छी कविता भी लिखना है तो भी गद्य लिखना चाहिए। और वो खुद बहुत अच्छे उपन्यास लिखते थे। ये सब प्रभाव पड़ा, और मेरा दिमाग ये हुआ कि मैं गद्य लिखूं। और गद्य में सबसे पहले कहानी और छोटे उपन्यास की तरफ ध्यान गया। लिखा, सफल हुआ, लिखा और छप भी गए, किताबें भी छप गई। तो मैंने कहा ठीक चल रहा है, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही है, क्योंकि लेखन पसंद आ रहा है लोगों को। तो कविताएं छूट गई, और मैंने सोचा अब ये छपेंगी नहीं। मगर वो एक किताब जो छपी, उसका भी इतिहास है कि दिल्ली में हमारे बेटे से हमारे वो प्रकाशक ने पूछा आप किनके बेटे, उन्होंने बताया, अरे कहन मुझसे, मुझे उनकी कविताएं चाहिए। उन्होंने कहा अरे उन्होंने छोड़ दिया है। तो बोले नहीं, हमने उन्हें पढ़ा है और हम उनकी कविताएं चाहते हैं, हम छापेंगे। तो जिस संग्रह की बात आप कर रहे हैं, इतना महान प्रकाशक तो मुझे आज तक नहीं मिला। हमारे बेटे से कहा नहीं आप दीजिए। तो मैंने कहा बेटा मैं कहाँ ढूंढ के दूं, मैं अपना
वो जो नवगीत या जो भी आंदोलन थे जी 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 वो ले करके मैंने उन्हें उठा के दे दिया पूरा। हमने कहा अब आप इसके एडिटिंग कर लीजिए। तो जी उसमें उन्होंने गीत या जितनी प्रकार की कविताएं हमने 25 साल में लिखी थी, जी सब जी तो नहीं आई मगर काफी उसकी 2/3 कविताएं आई और उन्होंने एडिट करके और 15 दिन में किताब पे और अरे वाह 15-20 कापी जो है भेजी हमको जी जी पढ़ने के लिए। नहीं जी तो जी 5 प्रकाशक 5 कापी भी नहीं देता। जी अरे जी हमने कहा अरे ये प्रकाशक इतना महान है? या तो जी कविता का असर उसके दिमाग में था। जी कहे नहीं मैं पढ़ता रहा हूँ और मैं प्रभावित रहा हूँ, मुझे दिला दीजिए। जी अरे साहब हम तो खुश हो गए। हमने कहा वाह ये रचनाओं की ताकत। तो उस कविता संग्रह का नाम पत्थर पर वसंत। पत्थर पर वसन। जी जी तो उसमें जो गीत लिखे उस समय उसमें गीत भी हैं कुछ, फिर नई कविता के स्टाइल पे लिखी। जितनी तरह की कविताएं उठा के हमने दे दी थी। जी हमने कहा इसमें गीत भी है, हमने नवगीत भी लिखे हैं और उन सबको देख के आप एडिट कर लीजिए। तो उन्हीं को छोड़ दिया, फिर वो एडिट कर दिया और फिर केदार जी हमारी कविताओं पर भूमिका लिख रहे थे। हमने कहा क्या करिएगा भूमिका लिख के, किताब तो छपती नहीं, आपकी तो छपती नहीं, हमारी कौन छापेगा। तो वो भूमिका मेरे पास थी तो मैंने दी। तो उन्होंने उन्हीं की उसमें राइटिंग में वो मेरी उस किताब में वो आधी चीजें मेरी कविता के बारे में उन्होंने कही है वो भी छाप दी। अरे वाह बढ़िया किताब छापी उन्होंने, प्रसन्न हो गई तबीयत। और मैंने कहा कि देखिए अगर आपने सही ढंग से काम किया है, ये भी वो मिला। कविताएं हमको बहुत निराश कर रही थी मगर शायद मैंने कुछ ठीक लिखा था तभी तो ये मिल गए। संयोग था, बहुत बड़ा संयोग था ये। हाँ कभी अपने आप मिल गए, जी कभी जी किताब छप गई बिल्कुल। और कम से कम लोग ये जान गए कि हाँ एक कविता छपी, जी एक जी कविता की किताब है। और जी हमको ये हुआ कि 20-25 साल की मेहनत में जो हमने कविता में लगाई थी मेहनत, वो संग्रहित हो गई। तो ये जीवन में होता रहता है कि अगर आप काम सही ढंग से कर रहे हैं, जी 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 निष्पक्ष होकर कर रहे हैं, तटस्थ होकर कर रहे हैं, तो आज नहीं कल जी आपके काम का कहीं ना कहीं जी जी वो मिलेगा, परिणाम आपको मिलना ही मिलना है। जी 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 बशर्ते कि उसमें आपकी निष्ठा बनी रहे, टूटे नहीं, घबराए नहीं, अरे क्या कर रहे हैं छोड़ो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी तो ये किसी भी कला के लिए, आप नाटक कर रहे हैं तो नाटक के बारे में भी वही लागू होता है, चित्रकला कर रहे हैं तो उसमें लागू होता है, सब हर कला में ये चीज लागू होती है और हर कलाकार को इस बारे में सोचना चाहिए। जी जी तो ये है तो कहानी है और उसकी ये जी संक्षेप है। वो नई कहानी में छपे, सारिका में छपे, अब वो बस हो गया छपा जी कहानी। अब उस तरह जी से मैं चाहता हूँ कि अब जी क्योंकि जी आपकी संस्था नाटक की है, जी 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 संबंध में ही बात कर रहे हैं हम लोग। जी। तो नाटक को लेके सर प्रारंभिक झुकाव एक गांव में, जैसा आपने हाँ बताया, वहीं से नाटक, हो गया था। हाँ, मैं खुद कहना चाहता हूँ जिस समय हमने लिखने का प्रयास किया था तो मैंने कहा कि नाटक पढ़ने वाले नहीं लिखना है। ऐसे तमाम लेखक ही हुए, जयशंकर प्रसाद के कितने नाटक है जो मंचित नहीं हुए जी जी हैं, और भी हरिकृष्ण प्रेमी के 50 नाटक हैं, आप जानते हैं, नहीं हुए। जी जी और भी लोग हैं, सैकड़ों नाटक, मैंने चाहे तो मैं गिना सकता हूँ। मैं नाटक तो नहीं गिना, लेखकों का नाम बता सकता हूँ, उनके नाटक छपे हैं और कोई नहीं जानता कि नाटक लिखा गया। अब वो पढ़े हैं तो मैंने कहा अगर नाटक लिखा है पढ़ा है तो बेकार है। नाटक का मैंने अध्ययन का प्रारंभ किया शुरू से, आखिर ये है क्या, ये तो लिख देना, ये तो एक लगता है बेकार, लिखना है लिख दिया, मगर ये है क्या, इसके पीछे का इतिहास क्या है और क्यों लिखें, इसको समझना बहुत जरूरी है।
तो मैंने अपने समय में हमारे यहाँ संस्थाएं थी, एस जी की थी, यहाँ तक कि आपको ताजुब होगा महादेवी जी अभिनय नहीं करती थी, मगर अभिनय पर अद्भुत लेख लिखा है उन्होंने, पढ़ना चाहिए आप लोगों को। वो अभिनय और हर नाटक में देखने जाती, पंत जी महादेवी जी दिखाई देते थे जब मंचन होता था। तो उसकी एक परंपरा है, इतिहास से, माधव शुक्ल से पुराना, इलाहाबाद में वो दूसरा विषय हो जाएगा। मैं अपनी बात रहा। तो जब मैंने लिखना शुरू किया तो मुझे लगा कि हमारे मंच विदेशी नाटकों का बहुत प्रभाव है ये, और बड़े चाव से शहर में लोग उसको खेल रहे हैं। एब्सर्ड नाटक, जेने, एलबी, ये सब पुराने एब्सर्ड नाटककार हैं। वेटिंग फॉर गोदो, वाह वाह वाह, गो वेटिंग फॉर गोदो, आपने नाम सुना होगा। जी जी जी। हाँ, ये सब नाटक हो रहे हैं, मैं भी देखने जाता था। मगर देखते समय मैं आलेख देखता था, अच्छे भी लगते थे, ऐसा नहीं है कि वो मैं उनको रिजेक्ट करता था, पर मेरे मन में ये कसौटी होती थी कि आखिर हिंदी का ये मंच हो सकता है कि नहीं हो सकता। और मैं नाटक लिखने के लिए आया हूँ, तो मेरा पहला धर्म तो यह है कि मैं इनकी नकल न करूं, मैं खोजूं कि मुझे क्या लिखना है। तो भैया मेरे मन में सबसे पहला प्रश्न ये हुआ कि हिंदी का जातीय रंगमंच कौन सा, ये कहाँ मैं ढूंढूं, और उसका सूत्र हमको कहीं मिल जाए तो फिर हम तय करें कि हम अपने नाट्य लेखन को किधर ले जाएंगे। नहीं तो रोज एक बैठ नाटक लिख दिया, ले भैया, नहीं ऐसा नहीं करूंगा, लिखूंगा तो सोच समझ के लिखूंगा। तो इस समस्या को आप आश्चर्य करेंगे, या मेरी बात आप माने या ना माने, मगर मेरी बात है, मैं जो कहना चाहता हूँ बड़ी दृढ़ता से कहना चाहता हूँ, और जो भी लेखक है उनको से भी यही कहना चाहता हूँ। जी जी। वो ये है कि मुझे अपनी ये ये हमारा जो रंगमंच है, ये हिंदी का जातीय रंगमंच कहाँ मिलेगा, तो उसमें मुझे भारतेंदु ने बहुत मदद की। भारतेंदु चरित मैंने लिखा है। जी जी। आप उसको केवल जूनी मत समझिए, 2.5 साल लगे थे मुझको जी जी चिंतन करने में। और जिसने इसको किया था, सन ने, वो फिल्म में था, उनसे वो कौन है जो बहुत अच्छे फिल्म के हैं, अरे नासिरुद्दीन शाह, जी जी जी। उनको पता चला तो उन्हें बताया हमारे यहाँ लिख रहे हैं, उन्होंने कहा यार लिखो। मैंने कहा अब अरे सर लिख दीजिए, वो कह रहे हैं। हमने कहा देखिए ठीक है, वो मैं उनका सम्मान करता हूँ, बड़े कलाकार हैं, मगर आप मेरी कला में जल्दबाजी मत कीजिए, मैं किसी के कहने पे नहीं लिखूंगा। मगर आप हमें देंगे? हमने कहा मगर तब देंगे जब आप बंबई से दोबारा आएंगे और 6 महीने बाद आएंगे और मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, तब मैं आपको आलेख दूंगा। तो भैया वो कहना हाँ ठीक है। जब उन्होंने कहा नासिरुद्दीन शाह है, हमने कहा पढ़ा लिखा आदमी है, या NSDN है, भारतेंदु को जानता होगा, क्यों नहीं जानता होगा भाई, इतना बड़ा कलाकार है, भारतेंदु को नहीं जानता होगा, खाली अंग्रेजी लेखकों को जानता होगा, ऐसा तो नहीं है। मुझे खुशी हुई कि वो भारतेंदु के लिए इतने तड़प रहे थे। नासिरुद्दीन शाह की बात बता रहा हूँ, और वो संड ने मुझे बताया, मैं लूंगा नाटक में, आप मैं करूंगा। मैंने कहा मैं तुम्हें दूंगा, दुनिया मैं तो तुम ही लोगों के लिए लिख रहा हूँ, मगर लेखन में मुझे संतुष्ट होना। तुम 6 महीने बाद आना बम्बई से, तो किसी फिल्म में था अपना, कहता है कि उससे मुझसे मतलब नहीं, नाटक की बात कर। तो जब NSD में तो कभी कभी आके हमसे ब्रेक तक पूछते थे, तो परिचय हो गया था। फिर वो आए, हमने कहा आप तैयार है आलेख, ले ले। हाँ, हमने कहा अब ये आलेख पक्का है, अब तुम इसको ले जाओ और इसको करो।
अब उस आलेख की क्वालिटी में भी बात करते हैं। पक्का क्या है, पतला सा नाटक है, अगर आपकी लाइब्रेरी में हो तो देखेगा, मुश्किल से 40-50 से 2.5 वर्ष लगे। और आपके लिए, और यहाँ भी मैं देखता हूँ कि अगर आपके उस नाटक की खूबी क्या है कि अगर आप चाहें तो आखिर के 2 अंक लेकर एक नाटक कर सकते हैं और भारतेंदु के बारे में वो कहेगा। भारतेंदु चरित बहुत सी संस्थाओं ने इसमें एक चैप्टर है, समझ जरा क्या भीतर है, हेडिंग दी है, हर चैप्टर की हेडिंग दी है मैंने। अगर कोई चाहे कि आज भारतेंदु हुआ, हमारे यहाँ इलाहाबाद में लड़के कर लेते हैं, अरे वो सर का वो उठा लेते हैं, तो समझ जरा क्या भीतर है एक उठाया, 15 मिनट की स्किट है, भारतेंदु नाटक का एक हिस्सा है, मगर वो आप उसे चाहे तो हटा लीजिए। और वो क्या है कि 18 से 57 की गदर की अनगूंज जो हो रही है भारतेंदु के दिमाग में, और वो तय कर रहे हैं कि मैं क्या करूं, क्या लिखूं, क्या मुझे लिखना चाहिए। इस विकल्प में वो पूरा चैप्टर लिखा है, और एक महिला है जो उनकी चेतना है, चेतना के रूप में आती है, वो आ जाती है मजाक करने का, क्या सोच रहे हैं आप, दोनों में बातचीत होती है, फिर वो वही तय करते हैं कि मैं लिखूंगा और भारत दुर्दशा लिखूंगा। उस चैप्टर में लास्ट में भारतेंदु कहते हैं लिखना है, मैं समझ गया कि मुझे क्या लिखना है, और वो एंड होता है भारतेंदु के ये कहने से कि मैं भारत दुर्दशा लिखूंगा। दूसरी रचना उनकी अंधेर नगरी चौपट राजा। आप देखिए कि वह लोक कथा है, और वो लोक कथा जो है वो पंडित रतन नाथ सरकार हैं, एक उर्दू के लेखक जिनको प्रेमचंद अपना गुरु मानते हैं। तो उन्होंने 7 भागों में, पत्रकार थे, लखनऊ में रहते थे, क्या भाषा लिखी है, मैंने उस पर भी काम किया है, क्यों किया वो मैं बाद में बताऊंगा। तो उन्होंने उनकी जो पुस्तक थी, बहुत पुस्तकें थी, मगर जब मैंने उनको पढ़ा तो मुझे लगा कि ये तो इतनी अच्छी भाषा है कि आज भी हर नाटककार को और हर नाटक की संस्था के अध्यापक को डायलॉग सिखाने के लिए सरसार की इस रचना को करना चाहिए। और मैंने मेहनत की, और सिर्फ इस इच्छा से कि नहीं, कम से कम डायलॉग का जो महत्व है, और डायलॉग खाली बोल देना नहीं है, डायलॉग का भाषा से संबंध होता है, और भाषा की उच्चारण से संबंध होता है, अभिनय से संबंध होता है, और वो भाषा का नेचर क्या है। तो जब आप उनको कभी पढ़ेंगे, वो अभी छप रहा है, वो अभी आ जाएगा, कला वसुधा में पूरा अंक छप रहा है, अगले महीने में आ जाएगा, आपके लखनऊ से ही निकालते हैं, वो आ जाएगा। और यहाँ किया है, यहाँ सुषमा जी ने उसको किया है, 2 बार किया है। अच्छा। तो कुल मिलाकर मैंने कहा कि ये भाषा का सवाल है, और लखनऊ की भाषा है, और उस समय की भाषा है जब सब नवाब चले गए थे, तो बाहरी नवाब आके इकट्ठे हो गए थे, लखनऊ उजाड़ हो गया था, उनकी एक छोटी सी किताब मिल गई, मैंने कहा इसी को बनाओ, और लखनऊ 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 देखिए तो जरा वो असली लखनऊ क्या है, कैसी भाषा है, कैसे किस्सा गो हैं, एक एक बात पे ऐसा व्यंग करते हैं कि आप रिलैक्स कर जाइए। तो मैंने उसकी भूमिका में लिखा, ये भाषा तो आपको मुक्त करती, उसकी सबसे बड़ी खूबी है कि इस तनाव में जहाँ नए नए नवाब आ रहे हैं, खाने पीने की स्थिति खराब है, जीवन बिगड़ा हुआ है,
गपोड़ी लोग इकट्ठे हो रहे हैं, समय काटने का वो नहीं है। ऐसे समाज में एक ऐसी भाषा ये नाटक देगा जी कि आपको महसूस होगा कि आप अपने तनाव से मुक्त हो रहे हैं। ये कमाल की वो भाषा मुझे लगी और मैंने उस पर पूरा काम किया भैया। जी जी सिर्फ इसलिए किया कि नाटक वाले अगर इस बात को समझ जाएं तो कम से कम डायलॉग के लिए जी समझें। और क्योंकि वो लखनऊ की भाषा है तो लखनऊ वाले तो उसको चाहे तो फिर कमाल कर सकते हैं, निश्चित तौर पर, है ना। और कभी ये इच्छा जो है हबीब साहब ने भी की थी मगर वो कर नहीं पाए थे। उनको मन था कि इस लेखक की कोई रचना करें और लखनऊ के लोग करें। ये कभी मैंने पढ़ा बाद में, तो मगर वो कर नहीं पाए थे, नहीं इकट्ठा कर पाए होंगे। जी जी क्योंकि चलता है नाटक में, हो पाता है नहीं हो पाता। कहने का मेरा मतलब ये है कि भारतेंदु चरित नाटक नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं कि भारतेंदु ने मुझको सिखाया कि ये एक अंधेर नगरी जी जी का नाटक, और वो जो बताया मैंने, तो क्या सिखाया उन्होंने कि ये जातीय जो रंगमंच है हिंदी का, एक तो ये है कि हम लोक कथाओं को क्यों भूल गए हैं। जी और ये लोक कथाएं कितनी, अब उस सर्किल, चाक सर्किल जो है वो ब्रेख्त की बड़ी प्रसिद्ध है, लोक कथा है। मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ लोक कथाएं हैं। पद्मावत जिसे आप कहते हैं वो लोक कथा है। और उन जायसी ने कविता से उस लोक कथा को बढ़ा के इतिहास से जोड़ के अपने प्रेम मार्गी शाखा की जो सिद्धांत है उससे जोड़कर महाकाव्य लिख दिया। तो लोक कथाओं में तो हमारे यहाँ महाकाव्य लिखे गए हैं, तो लोक कथाओं में नाटक भी लिखे जा सकते हैं। और पहला नाटक भारतेंदु ने लिखा, अंधेर नगरी चौपट राजा, वो एक लोक कथा। और आज भी आप उसे खेलिए, आज भी स्कूल में खेल लीजिए, सड़क में खेल लीजिए, वो नुक्कड़ नाटक भी हो गया है ना, फ्लेक्सिबल नाटक है, कभी उस पर गौर कीजिए। और आज भी वो उतने ही अर्थ देता है। बिल्कुल। वो जो बाजार बनाते हैं भारतेंदु, उसमें उस समय जो हर जाति के लोग इकट्ठा होते हैं, है ना, आप उसका अध्ययन करें तो पता चलता है कि इतना गहन अध्ययन समाज का इसमें रख दिया गया है, एक बाजार के माध्यम से रख दिया गया है। तो ये सारी चीजें पढ़ने के बाद ये भारतेंदु ने सिखाया कि ये जिसे आप जिस तरह की ये नाटक आप ढूंढना चाहते हैं, वो ये हो सकता है। और तभी मैंने अपने लेखन को पलट दिया और जितने मध्यवर्गीय चरित्र के नाटक, चाहे वो मोहन राकेश का हो, किसी का हो, वो मैं उनसे हट गया। ठीक है, वो अपने बड़े नाटककार है, मैं उनकी वो नहीं, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। क्योंकि हमें अपने नाटक, मैंने भारतीय उसके मैं ढूंढ रहा था, तो लोक कथा की तरफ मेरा ध्यान गया। एक छोटी सी लोक कथा में ये दम है कि यार 150 साल बाद भी उसको आप चाहे जो कोई खेल ले, खेल के देखिए आप, अब चाहे जैसे खेल के देखिए, चाहे जैसे खेल लीजिए, शान शौकत से खेल लीजिए, किसी ड्रेस में खेल लीजिए, तो उसकी ताकत का हमें अंदाज हुआ कि हमारा जो जातीय हिंदी रंगमंच है, जिसकी बात मैं कह रहा हूँ, जातीय रंगमंच की दिशा भारतेंदु से हमको मिली। दुर्भाग्य है कि 34 साल में वो आदमी मर गया। 34 साल 4 महीने और भारतेंदु खत्म हो गए।
और जो अधूरा नाटक है उसके बारे में मैं सोचता रह गया, प्रेम जोगनी। तो बनारस के घाट में जो लोग आते हैं उनकी भाषा में लिखा है। आखिर वो क्या लिखना चाहते थे, हिंदी नाटक को क्या दिशा देना चाहते थे, वो खत्म हो गया, उनका देहांत हो गया। मगर ये दो चीजों से मुझे लगा कि हमारे नाटक को बदलना चाहिए। और बंधु, मैंने मध्यवर्गीय नाटक नहीं लिखे, बहुत साफ बताऊं, मैंने दो तरह के नाटक लिखे। एक तो मैंने वो परंपरा आपको बताई कि हिंदी रंगमंच में एडाप्टेशन की परंपरा है, और एडाप्टेशन हुए, हम ही नहीं कर रहे हैं, पहले भी हुए, और पारसी रंगमंच में बहुत हुए। शेक्सपियर को ले लिया अपने मन से, उसे बता के अपने नाटक किया। और नाटक रंगमंच उनका क्या था, अब नाटक तो जहां जाते थे वही करते थे, कोई थिएटर तो होता नहीं था। तंबू तान ले तो हो जाए, नहीं ताना तो हो जाए। तो हमारे भारतीय रंगमंच का एक किस्सा तो ये है जो मेरे समझ में आया कि हमें ऐसे नाटक लिखना चाहिए जो प्रोसीनियम का ताम झाम, ये जो बाहर से आया है, अब उसमें खर्चा कीजिए, फिर उसके दीवार बनाइए, फिर ये करिए, ये था ही नहीं हमारे यहाँ। और सब कुछ था लेखन में, सब कुछ था, तो फिर वो लोग कैसे करते थे, उनका अभिनय कैसे होता था, कैसे लाइट करते थे। हमने आपको उदाहरण दिया था कि हमारे चाचा जी बोले, हम गए थे नाटक देखने, अरे जाने क्या किया, पृथ्वी फट गई और समा गई पिताजी। आप सोचिए कैसे किया होगा उन्होंने। तो अपनी जरूरत की ये तमाम चीजें ये होती थी, लोग करते थे। और आज सुविधा है, उस समय सुविधा नहीं थी, तो वो जूझते थे और जूझ कर करते थे। और उनके अपने लेखक होते थे, उनकी आवाज होती थी, माइक नहीं होता था तो इतनी दूर आवाज फेंकनी पड़ती थी, अभिनय करते थे। तो कितनी कठिनाई से अभिनय करने के बाद उन्होंने अपार दर्शक बनाए। और हिंदी रंगमंच जिसे आप कहते हैं, आज आपके पास दर्शक नहीं है, अपार रंगमंच का दर्शक पारसी रंगमंच ने बनाए। और फिर उसका रूप बदल गया, फिर फिल्म वाले आ गए तो फिल्म का हिस्सा हो गया, वो अलग बात। शुरुआत की बात मैं कह रहा हूँ। उससे इतना तो हम सीख ही सकते हैं कि कम से कम नाटक को आप दर्शक तक ले जाइए। ये आपका काम है कि आप अपने नाटक को दर्शक तक कैसे ले जाएंगे। आज ये है कि आप दर्शक को बुलाते हैं, दर्शक नहीं आता है, और मेहनत दुनिया भर करते हैं। क्यों करते हैं इतनी मेहनत जब दर्शक ही नहीं आता है? ये इस पर भी आप लोगों को विचार करना चाहिए। आप नाटक करें, आपका दर्शक दौड़ के आवे, आप कहते रहे ये चल रहा है और ये चल रहा है ना, कुछ भी चले। आपको मैं बता दूं, जिसको नाटक देखने का चस्का हो जाता है वह अनेमा सनेमा सब छोड़ देता है और नाटक देखने जाता है। तो क्या दायित्व नहीं बनता है हम आपका कि वह नाटक और दर्शक कैसे जुड़े। इस तरह के नाटकों का प्रयास करना चाहिए और इस तरह की एक्टिंग का प्रयास करना चाहिए। ये हम लोगों को इस दिशा में सोचना चाहिए, तब कुछ बदलाव आएगा। यही सब सोचकर मैंने भैया नाटक में फिर लोक कथा वाली बात आई। और लोक कथा मैंने उठाई बुंदेलखंड। अब देखिए कितनी मेहनत पड़ती है बुंदेलखंड में। लोक कथाएं आप जानते हैं, अरे वो ऐसी थी तो ऐसा उसने दिया, उसके भाई ने कह दिया तो उसने खत्म हो जाती है।
कोई पूरा नाटक तो नहीं होता ना। जी जी। एक छोटी सी घटना बता देंगे, कहेंगे ये लोक कथा है। तो मैं ऐसे ही एक छोटी सी लोक कथा, मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी है, मगर इसके पीछे क्या है, इसको कैसे समझूं। सोचता रहा तो मुझे लगा कि 1857 में बुंदेलखंड में, क्योंकि इसकी हीरोइन जो है वो छोटे तबके की है, बड़ा धोने वाली है, जो आंदोलन हुआ था, और लक्ष्मीबाई झांसी की जो थी, वो उनकी जो सैनिक में जो महिलाएं थी, वो भी निम्न वर्ग की थी। और 1857 में इन लोगों का एक बहुत बड़ा हिस्सा था जो कि राष्ट्रीय आंदोलन को बनाने में मेहनत करते, है, साम्राज्यवाद का विरुद्ध काम करने में इन महिलाओं का हाथ था। अरे मुझे लगा कि ये कहानी तो उसी काल की है। अब पकड़ में आ गई कहानी। वरना आप क्या नाटक बनाते भाई, क्या बनाते? जब तक कहानी के पीछे क्या है या नहीं पाएंगे तो आप सार्थक कहानी नहीं बना सकते। फिर मैंने भैया इतिहास पढ़ना शुरू किया, और इतिहास पढ़ने के बाद फिर जाकर मैंने वो जो राजा की मोहर, वो कहानी और इतिहास को जोड़कर चिंतन करके फिर वो नाटक लिखा, और उस नाटक का प्रभाव भी देखा। उसका प्रभाव भी देखा कि लोगों ने उसको स्टेज किया तो बहुत लोगों ने देखा। तो मैंने भी एक नाटक लिख दिया और लोक कथा को लेकर लिखा। मेरे कुछ कुल 9 नाटक हैं। एकांकी है, एक सीखने के लिए, जिसमें आप कठफोड़े कह रहे थे, सब सीखने के लिए, शैली सीखने के लिए लिखता था। बड़े नाटकों में 2 तरह के नाटक हैं। एक जो मौलिक रूप से मैंने लिखे हैं, उसमें एक भारतीय चरित हो गया, और एक है जल बिन जियत पियासे। ये भी हुआ था सुशील जी के समय में, और टीवी वालों ने इसको रिकॉर्ड किया था, अब भी आता है वो। अब भी वो टीवी वाले उसको कभी कभी दिखाते हैं, लखनऊ दूरदर्शन से। हाँ, अभी आता है, कभी उनसे पूछिए है क्या वो नाटक। और सुशील जी तब डायरेक्टर थे जब ये नाटक किया गया था। खैर, तो कहने का मतलब यह है कि मैंने ये सोचा कि जब मैं अलग जा रहा हूं तो मेरे नाटक भी थोड़ा अलग होने चाहिए। तो 2 तो सामाजिक नाटक है। 2 सामाजिक नाटक है जिसमें घोड़ा घास नहीं खाता के बारे मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ जो वो स्वांग शैली होती थी, उस स्वांग शैली में नाटक देखा मैंने, और मैंने एक कहानी से उसको जोड़ा। भारतेंदु ने एक बात और कही, वो मैं आपको बता देता हूँ, और अब सबके जानने की बात है। गाना बजाना और बताना, यही नाटक है। 3 शब्द भारतेंदु के हैं। आप सबको मालूम होना चाहिए कि गाना बजाना और बताना, आपने अपने नाटक से म्यूजिक हटा दिया। भारतेंदु कहते हैं नहीं, गाना बजाना तो होना ही चाहिए, और बताना कंटेंट। क्या बताना चाहते हैं आप? जो आपका नाटक देखने आया है उसे कुछ बताएंगे, और बताने के पीछे बड़ी गंभीर बातें हैं। कौन सा कंटेंट देंगे, समाज की कौन सी समस्या उठाएंगे, मन की कौन सी समस्या उठाएंगे, ये बड़ा कठिन वो होता है, जो कि एक लेखक को सोचना पड़ता है कि हम क्या दें। बिल्कुल। तो मगर भारतेंदु की 3 शब्द कितने बड़े शब्द हैं आपको बताएं, गाना बजाना और बताना। तो हमने कहा हमारे यहाँ तो नाटक में गाना बजाना खत्म है। अंग्रेजी नाटकों के कारण ये 2 चीजें खत्म हो गई।
जी जी संगीत खत्म हो गया जी जी है। अब बताना रह गया है, तो जैसा होता है उल्टा सीधा बताए जा रहे हैं, और केवल संवाद है, और वो तो है ही नहीं है। हम्म, तो भैया मैंने ये कहा कि नहीं, मेरे हर नाटक में जी संगीत, जी जी कोई भी मेरा नाटक उठाइए उसमें मैंने संगीत या गीत या इसकी वो की है और लिखा है, और जिन्होंने किया है उसको किया है तो गाया है। जी भारतेन चरित्र में भारतेन के गीत हैं तो गाइए आप, जी जी तब उसकी जान समझ में आती है कि हाँ ये नाटक। जी सुषमा ने किया, समन्वय की है वहाँ इलाहाबाद की, बहुत अच्छी लड़की है, वही एक नाटक करती है। जी जी उसने गर्ल्स डिग्री कॉलेज में कहीं ले गई कि मैं ये करूंगी, तो लड़कियों ने कह रहे हैं क्या है इसमें, क्या भारतीय, उन्होंने कहा पहले नाटक करो। जी जी तो नाटक खिलवाया, उसके बाद बताया, तो लड़कियां कह रहे अब तो हमें समझ में आ गए भारतीय, कहीं क्यों भाग रही थी, अरे जी कहे वो ऐसा लिखा था, एक उलझन थी लोगों को। जी ये कहने का मतलब ये है कि नाटक एक ऐसी विधा है, उसका समझना, उसका समझाना, उसका अभिनय, वो एक अपने अलग ढंग का है। कला में आपको बात कह रहे थे कि नाटक दृश्य काव्य है, जी और एक वो काव्य होता है जो देखा जाता है, एक जो सुना जाता है। जी तो जी अगर नाट काव्य है तो इसका मतलब है कि आपके अभिनय में भी काव्य होना चाहिए। बहुत मोटी सी बात। जी अगर आप उछल कूद रहे हैं तो नाटक तो नहीं कर रहे हैं, अभिनय नहीं कर रहे हैं। अभिनय जो बहुत ही खूबसूरत है उसको ले जाना अभिनय कहलाता है। अभिमाने जो बहुत खूबसूरत चीज है, कविता बहुत खूबसूरत चीज मानी जाती है। तो आप जब अभिनय करते हैं, चलते हैं, तो आपकी चाल में, डाल में, उसमें एक्शन में, आपकी अंगुली उठाने में, सर उठाने में, आंख दिखाने में, सब में अभिनय होता है। और वो कैसा होता है, अभी खूबसूरत होना चाहिए, तभी तो वो काव्य होगा ना। जी जी तो ये तमाम छोटी चीजें जो लोग भूल गए हैं, जी जी और उस पर ध्यान देना चाहिए। सब चीजों को लेकर के मैंने लिखा, जी क्योंकि उससे जुड़ी चीजें हैं, लिखते समय ये बातें थी, इसलिए बताना भी जरूरी थी। निश्चित तौर पे सर। हाँ, कि ये सोचकर मैंने लिखा, क्या लिखा वो तो कंटेंट की बात है। जी जी सर। तो मेरे हर नाटक में आपको संगीत मिलेगा, जी कविता मिलेगी, जी और वाचन मिलेगा। जी जी आप हमारे नाटक को ये उठा के नहीं कर सकते। अगर आप कविता जानते हैं, पढ़ते हैं, तो आप पढ़ के देखिए, कोई भी अंक उठा दीजिए, वो आपको डिमांड करती है कि नहीं आप अच्छी कविता पढ़िए। कहानी भी कहना है तो कविता में ही कहनी है। जी जी तो ये सारे प्रयोग इसलिए आए दिमाग में, क्योंकि ये सारी चीजें मैं सोच रहा था, तो मैं क्या लिखूं, कुछ अलग लिखूं ना, और कुछ सार्थक लिखूं, ये सोच के। अब वो सार्थक रहेगा कि नहीं रहेगा वो अलग बात। जी जी तो मैंने एक सामाजिक नाटक लिखा, जी जलबिन जियत प्यासे। जी गांव के होने के नाते मुझे ये खलने लगा था कि हमारे रंगमंच में मध्य वर्ग के चरित्र बनता है। नाटक जो है वो मध्य वर्गीय कंटेंट से शहरों में भरा जा रहा है। जी यहाँ तक कि दिल्ली से भी जो नाटक आते थे उसमें भी मध्य वर्गीय होता था। ठीक है, वो आप करते हैं, करें, कोई वो नहीं है, मगर क्या ये जरूरी है कि वही रहे? नाटक में गांव क्यों नहीं हो सकता भाई? गांव नहीं होगा, सारा साहित्य प्रेमचंद का गांव का साहित्य है, हमारा सारा जीवन गांव का साहित्य। तो मैंने वो जलबिन जियत प्यासे, वो गांव की कथा नहीं, और बहुत छोटी छोटी घटनाओं में जीवन है, कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है। तो उसका मंथन, उसको लिखा मैंने, तो उसकी शैली में भी ये चीजें डाली मैंने, नाटक में वो चीज डाली। तो इस तरह से दूसरी तरह के वो नाटक
3 नाटक मेरे हैं जिसको मैंने कथा नाटक कहा है, जिसे आप एडॉप्शन कहते हैं। जी 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 एडॉप्ट कर लिया, कहानी एडॉप्ट कर ली, नाटक कर लिया। तो मैंने कहा इसका एक नाम दीजिए, जी जी और मैंने नाम दिया कथा नाटक। जी कथा नाटक का मतलब है कहानी कहीं और है, नाटक कहीं और है। जी किसी की कहानी है और मैं उसे नाटक का रूप दे रहा हूँ। जी उसमें भैया 3 चीजों पर मैंने कथा नाटक लिखे और उनका भी मंचन बहुत हुआ। जी और उसको मैंने अपने ढंग से लिखा। तो पहली तो यह है कथा शकार की, मृक्ष कटिकम का नाम सुना होगा आप। जी 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 मैंने पूरे नाटक में एक चरित्र को लिया, कथा शकार की, जो राजा का साला होकर बहुत मनमानी करता है, ये करता है वो। तो आज की जो परिस्थिति है, मुझे लगा ये चरित्र कुछ प्रेजेंट कर रहा है, जी जी तो इसको रखना चाहिए। जी और जी दर्शकों ने जब नाटक देखा तो कहा भी कि अरे इसे तो आजकल दिखाना चाहिए, क्योंकि वो पीछा करता है बसंत सेना का, और वो जी सब है जी ना। जी 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 तो मैंने उसको अडॉप्ट किया और उसको गीत से शुरू किया, और यही गीत है, भरत मुनि का के प्रति गीत है। और ये कहा है कि मैं आपके इस नाटक को आज के मंच के लिए उतार रहा हूँ, ये गाना है इसमें, और वो जी गाने से नाटक शुरू होता जी जी है आपका पुराना। क्यों ये लिखा? क्योंकि मेरा मानना ये है कि अतीत अगर उसमें हम वर्तमान नहीं दिखा सकते जी जी तो बेकार हो जाएगी। क्यों देखें हम? पुराने अच्छा है वही देखे ना। हम उसका नया रूप जब रख रहे हैं तो कम से कम हमको ये सोचना चाहिए कि इसमें क्या नया है। जी जी आज का कंटेम्परेरी पॉइंट उसमें है कि नहीं है। जी जी और उसमें जब नाटक देखते तो मैं दर्शकों से सुनता था, अरे कथा सकार, अरे यार ऐसे ही लंपट है आजकल, है ये नाटक होना चाहिए, वो कह रहा, मैं सुनता था, प्रभाव देखता था। अरे ये पुराना नाटक जिसको लोग संस्कृत वाले छूते नहीं थे, शूद्रक ही पेन नेम है, वो बेचारे ने नाम नहीं लिखा, क्योंकि उसमें जुआड़ी है, ये है, वो है। लोग कहते क्या नाटक लिख रहे हैं। उस विरोध के समय वो नाटक लिखा गया, वो जिंदा बना रहा, और आज सबसे ज्यादा वो हिंदी का नाटक हो गया। कितनी चीजें उस पे, कितने लोगों ने लिखा है, मैंने ही नहीं, और लोगों ने भी जी लिखा जी जी है ना। तो जन समाज से जुड़ा हुआ नाटक कितना प्रबल होता है, शक्तिशाली होता है, यह भी मुझे समझ में आया कि आप नाटक को बहुत व्यक्तिगत बनाएंगे तो वो बहुत चलेगा नहीं। जी जी आप, अरे आपकी वैदिक ऋचाएं समूह में गाई जाती, जी जी अकेला गा सकता है आदमी, समूह में क्यों गाता है? समूह का मतलब है कि हम समाज की चीजों को लेकर चल रहे हैं। जब हम समूह में ऋचाएं गा सकते हैं तो क्या हम समूह में नाटक नहीं कर सकते? करते ही हैं। या समूह में समाज नहीं दिखा सकते? ये सब सवाल होते हैं, और ये सवाल मेरे दिमाग में आते थे और मैंने उन सब के देखा है। मैं ये तो इसलिए कि खुल के आपसे बात कर रहा हूँ, इसलिए जी कर जी 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 पता नहीं आपको अच्छा लगे नहीं सर, अब हम लोग बिल्कुल कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पे हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम की जो एक समय सीमा है उसके हम लोग आखिरी छोर पे पहुंच गए हैं। हाँ, तो मैं आखिरी छोरी पे आपको बता रहा हूँ। तो वो 3 नाटक जो हैं, उसमें एक नाटक मैथ्सन्स की लेडी मैकबेथ, रूसी कहानी, 90 पेज की कहानी थी। जी जी लियो टॉलस्टॉय का नाम आपने सुना होगा, जी जी बहुत बड़ा लेखक। और गोर्की का नाम सुना होगा। तो ये दोनों बात कर रहे थे, मैं पढ़ रहा था। तो लियो टॉलस्टॉय कहते हैं कि लेस्को जो है इतना बड़ा लेखक है और कोई उसे पढ़ता नहीं है। और मैं बेचैन हुआ, मैंने कहा है टॉलस्टॉय जिसको कहता है इतना बड़ा लेखक और कोई जानता नहीं है हिंदी में। चेखव को जानते हैं, इनको जानते हैं, तुर्गनेव को जानते हैं, हम ही नहीं जानते हैं कौन है। भैया मैंने ढूंढना शुरू किया
तो मुझे 90 पेज की कहानी मिल गई। जी। मैंने कहा ये काम करना है मुझको। किसी तरह वो अंग्रेजी में मिली कहानी। जी। मैंने कहा मैं इसे हिंदी के लिए लिखूं। जी। फिर जब मैं पढ़ने लगा तो पता चला कि बहुत सोवियत थिएटर जो 100 साल तक चला था रूस में, उसमें किसी बड़े लेखक की कहानी का नाटक नहीं था। लोक कथाएं थी, ये थी, तमाम थे। यहाँ की टॉल्स्टॉय की कहानी, गोरकी की कहानी का भी नाटक नहीं था, मगर लेस्कोव की इस कहानी का नाटक था। अरे मैंने कहा ये तो मैंने बहुत बड़ी चीज पाली। फिर भैया मैंने उसमें बहुत अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद उसका मैंने नाट्य रूपांतर किया। मायथ सेंस की लेडी मैकबेथ, जो कहानी का नाम था वही था। अब लोग कह रहे हैं इसे हिंदुस्तानी कर दीजिए, इसका नाम बदल लीजिए। हमने कहा नहीं, आप हिंदी में उन्हीं की कहानी, उन्हीं की स्थिति और उन्हीं की ड्रेस में करिए। तो सुषमा ने उस पर हिम्मत की। दूसरे लोग हिम्मत नहीं कर पाए, क्योंकि वो अद्भुत कहानी है कि उसका अभिनय कर पाना हर के बस की बात भी नहीं है, मगर उसने किया और बहुत अच्छा किया कि आज 20 साल बाद भी जो उस कहानी को याद करता है, अरे भैया फिर से वो कहानी नहीं होगी क्या। एक इतनी बड़ी रचना अब ना करें लोग वो अलग बात है, मैंने तो किया। तो उसका एक एडाप्टेशन मैंने किया और हुआ और उसका बहुत बड़ा प्रभाव हुआ। इच्छा कर रहे हैं लोग, अब वो नहीं कर पाना दूसरी बात है। तो मगर एक बड़ी रचना का एडाप्टेशन मैंने किया। छोटी रचनाओं का कि प्रेमचंद की कहानी ये नहीं किया, बड़ी कहानी उठाई जिसको टॉल्स्टॉय ने बनाया। फिर दूसरा जो एडाप्टेशन किया जिसको प्रेमचंद अपना गुरु मानते थे, पंडित रतन नाथ सरसार, लखनऊ के रहने वाले थे, जिनके बारे में अभी मैंने बताया कि उनकी भाषा के बारे में बताया। मैंने कहा कि प्रेमचंद इनको गुरु मानते थे तो फिर इनमें कुछ होगा। अब उनके अनुवाद देखे मैंने उर्दू से हिंदी, ना जो उर्दू क्या, वो तो बिल्कुल चलती फिरती हिंदुस्तानी है, बहुत टफ उर्दू नहीं है, आप बोल सकते हो, हिंदी बोल सकते हो, बड़ी बड़ी सरल हिंदी है। मगर वो हिंदी है जो लखनऊ के लोग उस समय बोलते थे। आज शायद वहाँ इमाम बाड़े के पास कुछ लोग मिल जाएं जो उसी एक्सेंट में बोलने लगे, मेरा अनुमान है। वो तो अब प्रयोग करने की बात है आप लोग। तो मेरे दिमाग में आया कि हर एक्टर को अभिनय के साथ साथ भाषा भी सीखनी चाहिए। और ये रचना जो है, एक तो बहुत आप करिएगा तो हंसी आती है, उसे व्यंग है, आप बोर नहीं होते हैं उसके, केवल संवाद, कोई कंटेंट नहीं। एक घटना है कि घूमने, अब वो पहाड़ जाने में क्या क्या होता है, वो बातें बातें और बातें, वो जो लखनऊ में थे ना किस्सा गोई को जो एक दौर चला था, तो वो किस्सा गोई की शैली में लिखी। तो मैंने कहा इसको करना है, मैंने उस पर किया। फिर उस समय जो प्रथाएं थी नाटक की, उसका थोड़ा सा हिस्सा किया। फिर मैंने लोकगीत ढूंढे उस कंटेंट में। कंटेंट क्या है कि अंग्रेज किस तरह से दबाए हुए थे और ये जितने नवाब थे कैसे उनको अपना धन देते थे, उन्हें खुश करते थे, ये है। और हमने कहा ये भी एक समस्या थी। वाजिद अली साहब चले गए, वो छोड़ के लखनऊ चले गए, और ये जो बचे हैं ये सब अंग्रेज की सेवा में, रेजिडेंसी की सेवा में लगे हैं। एक कंटेंट मिला जो ऐतिहासिक है मगर बहुत छोटा आपको लग सकता है, मगर बड़ा महत्वपूर्ण है लखनऊ के लिए। और वो छोटे लोग उसमें करेक्टर हैं, आप उनको पढ़िए, उनका चिल्लाना, उनका व्यंग करना, वो भाषा जरूर आप पढ़िएगा। वो शायद अगले हफ्ते या इस महीने में छप जाएगी, कला वसुधा का निकालती, और वो कला वसुधा का नाटक अंक आ रहा है। अच्छा। उसमें वो छपा,
वो आपको वही लखनऊ में मिल जाएगा। जी जी तो मैंने उस प्रेमचंद को लिया, और ये इसलिए किया कि वो भाषा सीखेंगे लोग। तो जी मेरी जी नियत जो है हम्म, खाली नाटक लिखने की नहीं, नाटक कैसे चाहिए, क्या हो, क्या सीखें लोग, ये जी भी जी रही है। और जी जी यही सोचकर मैंने लेखन भी किया, जी जी अपने ढंग से जो है वो काम किया। जी जी और अब तो इधर नहीं कि तो करता है और कहानी भी अब एक आयु के बाद नहीं होता है। बहुत जी जी लोग कहते हैं अरे अपने बारे में बताइए, हम्म, अभी साहब अरे अपने नाटक, हमने कहा नहीं बताएंगे, कोई आएगा तो बता देंगे, वो लिखे, मैं लिखूंगा नहीं, मैं अब नहीं लिखूंगा, अब जो कुछ मैंने लिखा है आप लोग जानिए। जी तो अब सवाल आते हैं, जी जी ठीक है कोई आएगा पूछेंगे बता देंगे, अब हम बैठ के लिखे दिक्कत होती है। नहीं बिल्कुल तो खैर वो व्यक्तिगत बात है, वो नहीं मैं जी कुल मिलाकर जी जी नाटक की यात्रा के साथ साथ नाटक और रंगमंच को कितना मैंने ध्यान में रखा, जी जी ये जी प्रमुख बात। और जी इसी कारण मेरे नाटक मध्यवर्गीय नाटक नहीं है, जी जी वह ऐतिहासिक हैं। जी जी हाँ, जिस पर अभी काम हो रहा है केरल यूनिवर्सिटी में, अच्छा जन विजय। जी जी कोई छात्र आया था आपके यहाँ, हमको पता चला कि वो कुछ नाटक लिए गए हैं, यूनिवर्सिटी ने लिए, जिसमें ये मेरा ये भी नाटक शामिल है, और इन्होंने किया था, जी जी जिसकी तस्वीर आप बता रहे थे कि देखिए, हम्म, हिंदी संस्थान में किया था। जी जी तो जन विजय, हम्म, अब जन विजय बौद्धिक बुद्ध काल का हम्म, नाटक। हम्म, तो मैं जहाँ तक कथाएं ये तमाम पढ़ता रहा, बहुत छोटी चीजें पढ़ता रहा, कैसा समाज था क्या था, एक बहुत छोटी सी कहानी मिल गई, हम्म, और वो सिर्फ कहानी थी, जी इतिहास भी नहीं था। जी जी गौतम बुद्ध को वैशाली बहुत प्रिय थी, जी जी और उन्होंने वैशाली के लोगों को, हम्म, वो बाहर टिकते थे, वैशाली में नहीं टिकते थे, हम्म, मगर लोग उनके पास जाते थे तो बताते थे कि हमको ये करना है, ये करना है, तो वो उसका फॉलो करते थे। जी जी और एक बहुत ही अच्छा लोकतंत्र वैशाली में स्थापित हो गया। जी जी इतना बढ़िया वो लोकतंत्र है कि आज भी आप कल्पना कर लीजिए तो ऐसा लोकतंत्र आपको कल्पना ही में मिलेगा, व्यवहारिक रूप में नहीं मिलेगा। जी 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 तो उस अतीत में एक छोटे से उसमें इतना बढ़िया लोकतंत्र का वो नमूना है, तो मैंने जी कहा ये तो आज के लिए बहुत बड़ा नाटक है, जी 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 आज के लिए ये सवाल है। और लोकतंत्र को तोड़ने के लिए पटना का जो शासक है वो अपना आदमी भेजता है, कैसे ये टूटे, जी ये जी कहानी है। तो मैंने उस पर नाटक लिखा, जी और जी उसका सिर्फ मतलब ये है कि आज का आदमी हम्म, कम से कम उस पुरानी कहानी से आज के लिए लोकतंत्र समझ सकता, जी ये जी उसका मोटे तौर से उसका यही आशय है। जी जी तो कुल मिलाकर यही सोच कर नाटक लिखे और एक बड़ी खूबसूरत लेखन यात्रा है सर आपकी, और सबसे अच्छी बात यह है कि आपने सिर्फ अपनी लेखन शैली जो रही है उसके बारे में ही नहीं, उसके पीछे का जो पूरा थॉट प्रोसेस है वो भी हम लोगों से शेयर किया। हाँ हाँ तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। और ये जो पहल है रंग समागम, वो प्रमुख सचिव संस्कृति श्री जितेंद्र कुमार जी और निदेशक भारतीय नाट्य अकेडमी श्री रमेश चंद्र गुप्ता जी की पहल है। तो मैं हाँ। चाहूंगा सर कि रंग समागम के बारे में आपके विचार हम जान सकें, जो पहल है भारतीय नाट्य अकादमी। मैंने शायद हाँ कहा था कि मैं देखता था, जी जी और क्यों मैंने बताया भी कि मेरा भी कुछ संबंध था, मैंने सीखा वहाँ। जी जब प्रजा इतिहास रचती हुई तो मैं बैठ के मैंने सीखा, जी निर्देशक को देखा कि ये क्या करते हैं, एक्टर कैसे हो, क्योंकि मुझे ये था कि मुझे जो लिखना है वो मंच के लिए लिखना है, जी और अगर मंच के लिए लिखना है तो मुझे नाटक देखना समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो मैं नहीं लिख पाऊंगा, वो फ्लैट हो जाएगा। जी जी यही इच्छा से मैं बीएनए से जी जुड़ा, और मुझे बीएनए का बड़ा लाभ मिला कि मैंने सीखा,
जी जी छात्रों ने सीखा तो छात्रों की तरह मैंने भी सीखा कि कैसे लिखा जाता है, कैसे जी निर्देशन में लाइट का काम होता है, ये जी सारी चीजें वहां रुक करके बकायदे में रिहर्सल देखता था। जी जी नाटक खाली नहीं देखता था, नाटक तो बाद की बात होती, नाटक जी की जी प्रक्रिया देखता था। प्रक्रिया देखना। हाँ, ये चीज मुझे बीएनए से मिली। जी इसलिए जी मैं बीएनए को बहुत पहले से, जी वैसे जी तो मेरा पहला नाटक जो हुआ था, मैंने जी बताया था कि प्रजा इतिहास रचती है। नहीं नहीं, अच्छा, उसके पहले। नक्षत्र से हुआ था। जी 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 नक्षत्र संस्था थी, नागर जी के बड़े बेटे थे कुमुद नागर, जी जी उनकी एक संस्था थी। अच्छा, बड़ा घास नहीं खाता, जब छपा घोड़ा गा जी 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 तो वो उनकी संस्था से खेला। और हम्म, अभी जो वो पत्रिका निकालते हैं, जी जी शाखा बंदोपाध्याय, हम्म, जो जिसमें ये नाटक छपेगा, वो कला वसुधा निकालते हैं, आप लोग अपने वहाँ मंगवाइए लाइब्रेरियन से कह के। जी जी वो जी जी परफॉर्मिंग आर्ट पर पत्रिका है, और वो अब रिटायर हो गए, पहले तो उसमें थे। जी जी तो नागर जी से जुड़े भी थे, कुमुद जी जी नागर से जुड़े थे उन्हीं, तो उन्होंने, वो भी नौजवान थे, मुझे पत्र लिखा, वो छपी थी, हम्म, पढ़ा होगा। जी जी और वो लोक शैली में वो भाषा सब मैंने कोशिश की थी। मैं हम्म, सोच भी नहीं सकता था कि इससे मुझे इतना बड़ा ब्रेक मिलेगा, और वो पहला मौका है कि लखनऊ ने जी जी मुझे जी ब्रेक दिया। जी और जी मैंने ये देखा कि लखनऊ में ही ज्यादा मेरा मंचन हुआ, जी या जी कहिए कि व्यवहारिक नाटक का ज्ञान जी मुझे लखनऊ मंच से मिला। जी जी इलाहाबाद में भी ना कराते हैं लोग, ऐसा जी नहीं है, जी 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 मगर वो प्रारंभ वहां से हुआ। प्रारंभ यहाँ से हुआ। इसलिए मैं बीएनए को कैसे भूल जाऊं। जी मैं भी जी विद्यार्थी ही, जी जी विद्यार्थी के रूप में मैंने सीखा। जी जी वो अलग बात है कि आप वो सुने। जी। तो आपके द्वारा लिखित नाटकों को सर पूरे देश में बहुत स्नेह मिल रहा है, अलग अलग कोनों में लोग हाँ इसका मंचन कर रहे हैं। तो हम सभी की ये विशेष गुजारिश रहेगी कि आपका जो लेखन कार्य है वो निरंतर इसी रूप में अभी भी जारी रहे, और बहुत कुछ और भी नया हम लोगों को पढ़ने को हाँ मिलता हाँ, रहे। अब ऐसा है, देखिए कि अभी भी भारतीय चरित का पिछले साल वहाँ वर्धा यूनिवर्सिटी में हुआ, जी 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 और प्रजा इतिहास रस्ती का सेकेंड एडिशन जी हो गया। तो जिन्होंने किया, तो उन्होंने वहाँ मराठी लड़के लड़कियां हैं जी जी वर्धा में, जी जी तो कह रहे थे, मेरे मुझसे लोग आलेख ले गए जी आपका टाइप्ड वाला। हमने जी कहा आप जो टाइप्ड है वही दीजिए, अब किताब नहीं है, किताब किताब काट कूट दी है, वो नहीं है, अब जो जी फाइनल है। तो वो बताने लगे कि वहाँ मुझसे लोग ले गए हम्म, और वो वहाँ खेलते हैं। हमने कहा ठीक है। हम्म, तो ऐसा भी सुना, क्योंकि मैं तो गया नहीं, अपना ही जी नाटक देखने नहीं गया। जी 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 तो वहाँ भी हुआ था जी जी भारतीय चरित। जी 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 और वही जी उसकी खूबी यह है कि जितने अंक चाहिए निकाल लीजिए जी करके। जी 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 तो ये इस तरह उसका होता रहता है। अब क्या होगा आगे, ये तो जी हमारा काम लगता है जी। समाप्त हो गया। अरे नहीं, ऐसा नहीं सर, आप बहुत सारी चीजें भी आपको और लिखनी है, हम लोगों को अभी और भी आपसे आपका लिखा हुआ हाँ पढ़ना है। और हाँ, लिखा हुआ पढ़िए, मगर अब जी तो आयु देखिए 86 साल की हो गई है, जी जी और एक सीमा होती है, जी आयु की भी सीमा होती है। जी जी तो उससे वो उत्साह तोड़े नहीं कि रात भर बैठे लिख रहे हैं, जी 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 तो 1 घंटे आधे घंटे में थक जाते हैं। ये तो जी सब समस्याएं होती जी खैर। जी तो वो जो मैंने बताया आपको, खाली ये नहीं कि मैंने ये लिखा, क्यों लिखा उसका कारण बताना जरूरी था। नहीं, निश्चित तौर पे सर, निश्चित तौर पे, क्योंकि और हमारे जो दर्शकगण हैं उनके लिए हाँ, भी ये उनको बहुत उनके जरूरी लिए था। भी नहीं, लेखक के लिए भी जी जी और दर्शक के लिए भी, इवन आप लोगों के लिए जो एक्टर है उनके लिए भी, कि एक हम ही मेहनत नहीं करते हैं, जी जी सर लेखक को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। जी जी भाई आपको तो फिजिकली मेहनत करना पड़ता है, मगर लेखक को मेंटली जागना, ये करना, कैसे जी सोचना, कैसे जोड़ना, जी वो भी मेहनत करता है। तो कुल मिलाकर नाटक एक श्रम साध्य काम, जी 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 लेखक से लेकर एक्टर तक निश्चित तौर सारा वो जो है वो श्रम जी जी साध्य कार्य है।
जी और वो होता है, और उसकी यही प्रकृति रही है, आज भी है और आगे भी यही करना पड़ेगा, तभी वो जीवित रहेगा। जी अब जी उसके जीवित रहने के लिए बड़े दुश्मन खड़े हो गए, जी जी टीवी आ गया, ये आ गया, ये क्या है, नाटक को समाप्त करने वाली चीजें हैं। जी फिर जी आप नए सिरे सोचना पड़ेगा कि कौन सा नाटक अब बनाएंगे जी जो जिसके लिए मोह पैदा हो जाए और उनको छोड़कर आपको देखने आए। देखना है। ये बहुत बिल्कुल बड़ी समस्या है। इस बिल्कुल पर सर। आप लोगों को कभी कभी सेमिनार करना चाहिए। जी 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 चलिए, वो फिर आगे की बात हो। जी। तो भारतेंदु नाट्य अकादमी के आमंत्रण को स्वीकार करने के लिए सर और अपनी इस खूबसूरत यात्रा को हम सभी से साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।